causes of deviation from ideal gas behavior, आदर्श आचरण से विचलन के कारण। हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आदर्श व्यवहार से गैसें विचलन करती हैं। एक्चुअली समस्त गैसें जो हैं वो निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार करती हैं, किंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर उनका आचरण आदर्श गैसों से बहुत विचलित हो जाता है और ऐसी ही गैसें वास्तविक गैसें या रियल गैसेस कहलाती हैं। तो कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं हो सकती और इसके पीछे के हम कारण के बारे में स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस। आदर्श गैस अथवा गैसों के आदर्श आचरण से ये तात्पर्य है कि वो जो गैसें हैं वो समस्त जो हैं वो या बॉयल्स नियम, वो चार्ल्स नियम, वो गे-लुज़ैक्स नियम, इन सब को फॉलो करेंगे। ये सभी नियम गैसों के अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित हैं और गैसों के जो अणुगति सिद्धांत कुछ आधारभूत कल्पनाओं या अवधारणाओं यानी कि पोस्टुलेट्स पर आधारित हैं। यदि यथार्थ में गैसों का आचरण आदर्श गैस के समान नहीं है तो यह अवश्य ही है कि इन मूल अवधारणाओं यानी कि पोस्टुलेट्स में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत की मूल अवधारणाओं में निम्न दो अवधारणाएं प्रमुख हैं जिनकी वजह से एक्चुअली डेविएशन हम मान सकते हैं। तो पहला जो है कि गैसों के अणु इतने छोटे होते हैं कि इनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैसों के आयतन का प्रमुख भाग वह रिक्त स्थान होता है जिसमें वे अणु स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते रहते हैं। ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में यह अवधारणा ठीक भी लगती है, क्योंकि इस अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का लगभग 0.014% ही होता है। यह प्रतिशतता इतनी कम है कि हम इसकी उपेक्षा या नेग्लिजेंस कर सकते हैं। इसीलिए ताप व दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैसें आचरण करती भी हैं तो वो आदर्श आचरण करती हैं। विचलन तो उच्च दाब पर बढ़ता है, यानी अगर ज़्यादा दाब होगा तभी विचलन होगा। तो उच्च दाब पर गैसें संपीड़ित हो जाती हैं। गैस अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान गैस के जो अणु हैं उनके मध्य का रिक्त स्थान जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए हैं। तो जब अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाएगा तो गैस अणुओं का आपेक्षिक आयतन बढ़ जाएगा, अर्थात गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन अब इतना कम नहीं रहेगा जितना सामान्य परिस्थितियों में था। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यदि सामान्य परिस्थितियों में गैस अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% है, तो दाब 100 गुना करने पर अगर हम उसमें 100 टाइम्स प्रेशर को बढ़ा दें तो अब जो उसके अंदर उसका वो परसेंटेज हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4%, क्योंकि अब हमने इसमें इसका 100% बढ़ा दिया है। तो दाब को 1000 गुना करेंगे तो वो 14% बढ़ जाएगा। इस प्रकार गैस का दाब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कुल आयतन की तुलना में उनके अणुओं का आपेक्षिक आयतन बढ़ता जाएगा और गैस अणुओं के इतने बढ़े हुए आयतन की को हम उपेक्षित नहीं कर सकते। और यही कारण है कि उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन दर्शाती हैं, यानी एट अ वेरी हाई प्रेशर डेविएशन विल टेक प्लेस। Now, second reason or second cause we can say for the deviation.
गैसों के अणुगति सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि गैसों के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो ये वाला पोस्टुलेट है जिसको कि अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रुटि है। यह बात भी सामान्य ताप व दाब पर तो ठीक रखती है, क्योंकि इन परिस्थितियों में अणुओं के मध्य इतना अधिक रिक्त स्थान होता है कि वे एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। फलतः उनके मध्य कोई आकर्षण बल कार्यरत नहीं हो पाता, किंतु निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे अधिक दाब पर जब गैस अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम हो जाता है तो वे एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अवश्य रहेगा। इसके पक्ष में हम दो प्रमाण दे सकते हैं कि पहला ये प्रमाण है कि हम गैसों का द्रवीकरण कर सकते हैं, यानी वी कैन लिक्विफाई द गैस। तो पहला जो है दैट इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। उदाहरण हम लें, जो एलपीजी जो सिलेंडर में हम यूज़ करते हैं, इट इज़ पेट्रोलियम गैस, लेकिन उसको हम इतना प्रेशराइज करके उसमें बंद करके रखते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाती है, यानी एलपीजी बन जाती है। तो हम यदि गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं है तो इनका द्रवीकरण करना संभव नहीं होता, जबकि अधिकांश गैस निम्न ताप व उच्च दाब पर द्रवित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में आकर्षण बल है। दूसरा जो इसका प्रमाण है वो है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन इफेक्ट। जब किसी गैस का निर्वात यानी वैक्यूम में प्रसारित होने दिया जाता है तो शीतलन प्रभाव होता है, देयर इज़ अ कूलिंग इफेक्ट, अर्थात गैस का ताप कम हो जाता है और इसे हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब किसी गैस को निर्वात या वैक्यूम में प्रसारित होने दिया जाता है तो शीतलन प्रभाव यानी कि कूलिंग इफेक्ट होता है, अर्थात गैस का ताप कम हो जाता है और इसे जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इसे समझाने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। जब इन्हें प्रसारित होने दिया जाता है तो ये एक दूसरे से अलग दूर हो जाते हैं और इसके लिए इन्हें मध्य के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और इस कार्य के लिए इन अणुओं को ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है जो इनकी गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है और इस प्रकार अणुओं की ऊर्जा में कमी आ जाती है। फलतः इनका ताप घट जाता है और गैसों का शीतलन हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उच्च दाब तथा निम्न ताप पर अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। तो इन कारणों से गैसों का वास्तविक आचरण उनके आदर्श आचरणों से विचलित हो जाता है। इन कारणों को दूर करने के लिए करके जो है कि वॉन डेर वाल्स ने एक आदर्श समीकरण निकाला था। आदर्श समीकरण में कुछ सुधार करके एक नया समीकरण निकाला था। इट वॉज वॉन डेर वाल जिसने 1873 में आदर्श गैस समीकरण जो है PV = nRT में कुछ सुधार किए और एक समीकरण व्युत्पन्न किया, एक डिराइव किया जिसे समस्त वास्तविक गैसों पर लागू किया जा सकता है और उस समीकरण को बोलते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल समीकरण। तो ये जो इक्वेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।